हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। प्रयोग कोचिंग की क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर योगेंद्र गुर्जर। और जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में आपसे बात की थी कि किस तरह से जो नॉरसेट 2021 के लिए जो अपन तैयारी कर रहे हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको किस तरह से अपन समझ करके और आसान तरीके से उनको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके किसी भी सवाल का अपन आंसर कर सकते हैं जो आपसे नॉरसेट में पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप उन सवालों को रटने की कोशिश करते हो या उस पर जो पहले सवाल पूछे जा चुके हैं उन टॉपिक्स पर अगर आप उनको एज इट इज़ रटने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी बच्चों की, आपसे अगर कोई नया सवाल पूछ लिया जाएगा ना तो आपके लिए उसका आंसर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अनटिल अनलेस अगर आपने उसको बेसिक से शुरू करके उसको समझ लिया, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लिया। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एंडोट्रिकल ट्यूब और इंट्यूबेशन, वेंटिलेटर और वेंटिलेटर अलार्म्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि साहब एक चीज़ दूसरे से जुड़ी हुई है। तो आपने अगर पूरी मैकेनिज्म को एक बार समझ लिया कि साहब अलार्म्स के क्या क्या कारण हो सकते हैं और उन कारण को कैसे अपन रूल आउट करेंगे, कैसे कंफर्म कर सकते हैं, ये तरीके अगर आपने एक बार समझ लिए तो आपको बहुत आसानी होगी किसी भी सवाल का आंसर करने में जो कि नॉरसेट में पूछे जाएंगे। आपके नॉरसेट के लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, है ना। और एम्स की एक और खासियत होती है, जो बच्चे अभी बहुत ज़्यादा एम्स के बारे में नहीं जानते हैं या जिनको नहीं पता है कि एम्स किस तरह से फंक्शन करता है, तो मैं उनको बता देता हूँ बच्चों। एम्स इस देश का, इंडिया का प्रीमियम इंस्टीट्यूट है मेडिकल में। जिस तरह से नर्सिंग इसमें अपने आईआईटी होता है ना इंजीनियरिंग में, उस तरह से मेडिकल और नर्सिंग दोनों के अंदर जो प्रीमियम एपेक्स इंस्टीट्यूट है इस देश का वो है एम्स। अलग अलग वेरियस, अब तो बहुत सारे एम्स हो गए, पहले केवल दिल्ली एम्स हुआ करता था। अब अपन आ जाते हैं अपनी पढ़ाई की बात पर, काम की बात पर, क्योंकि जनरल नॉलेज की बात है, कैसे तैयारी करनी चाहिए और क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी तैयारी को लेकर के, उसके बारे में मैंने आज इससे पहले वाले वीडियो में आपसे मैंने अच्छे से बात करी है। उस वीडियो को भी एक बार देखना ज़रूर, वो आपको थोड़ा सोचने पे तो मजबूर करेगा कि सर ये जो आपने बातें बोली हैं ये वाकई इन पर हमें विचार करना चाहिए। आपको ये रियलाइज़ होगा। यूट्यूब पर अपने चैनल पर मिल जाएगा, लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। तो बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई ऐसे नहीं है कि साहब यूट्यूब पर सारे फ्री क्लासेस चलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊंगा कि साहब कैसे हम अप्रोच बदल करके नॉरसेट में जो टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगते हैं उनको सबसे ज़्यादा आसान बना सकते हैं। पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं ईसीजी का, है ना। तो ईसीजी की जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज का मतलब ईसीजी की मशीन से लेकर के, क्योंकि बच्चों देखो आप अगर जब तक ये इमेजिन करके नहीं देखोगे ना कि सब आप अगर नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, जब तक आप अपनी इमेजिनेशन को इतना स्ट्रांग नहीं करोगे तब तक आपको एग्ज़ाम में कामयाब होने में बहुत मुश्किल आएगी। तो आप ये मान के चलो कि आप नर्सिंग ऑफिसर बन गए हो तो आपको क्या करना होगा। आपको अगर वार्ड में, आईसीयू में, ओटी के अंदर, इमरजेंसी में कहीं पर भी आपको पोस्टिंग अगर मिली है तो आपको ईसीजी जैसी चीज़ की बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग क्या करते हो, जैसे मोस्ट ऑफ द टीचर, मैं ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर क्या मैंने जितने देखे होते हैं सब अभी तक कि साहब अच्छा ईसीजी में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन पर एक क्वेश्चन आ गया था। एम्स ऋषिकेश में एक क्वेश्चन आया था वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन रट लो, इसमें इस तरह की वेव दिखेगी। अरे भाई आप एक वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वेव को रट करके क्या आप एम्स के आने वाले दूसरे सवालों का जवाब दे दोगे? क्या नहीं दे सकते। वो आप केवल तब दे सकते हो जब आपने उस ईसीजी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है कि साहब नॉर्मल ईसीजी तो ये होता है और एब नॉर्मल ईसीजी ये होता है। मैं आपको बाकायदा क्वेश्चन के एग्जाम्पल के साथ में समझाने वाला हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि बिना फोकस किए आप मिस कर दोगे, ठीक है। बेसिक में आपको मशीन से लेकर के, एक तो मशीन होती है ईसीजी की, यू शुड नो कि सब मशीन कैसी दिखती है, कैसे काम करती है, और आपको उसका प्रोसीजर आना चाहिए। भाई ईसीजी लेना एक प्रोसीजर है, तो अब आप ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो बिल्कुल कि सब प्रोसीजर और ये तो स्किल टेस्ट में पूछे जाने, बिल्कुल भुला देना इस बात को, है ना। बहुत सारे सवाल
प्रोसीजर से रिलेटेड आपको थ्योरी वाले एग्जाम में मिलेंगे जो आपको नॉर्सेट में फेस करना है। तो ये बेसिक ईसीजी कैसे करते हैं, ईसीजी कैसे लेते हैं किसी पेशेंट की, तो मशीन होती है, मशीन के साथ में आपको प्रोसीजर्स के साथ में फैमिलियर होना चाहिए। और इस मशीन से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, मशीन से जुड़े हुए, इंस्ट्रूमेंट डिवाइस से जुड़े हुए। अरे सर हमने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं क्योंकि अभी तक नहीं पूछे गए। तो बेटा अगर आप सिर्फ पुराने पूछे गए सवाल के ही पीछे अगर पड़े रहोगे तो नए सवालों का जवाब कैसे दे पाओगे, पहली चीज़ है ना। तो ये बात समझ लो कि अगर एम्स का या नॉर्सेट का सपना देख रहे हो ना, नर्सिंग ऑफिसर का, तो आपको नए क्वेश्चंस के लिए तैयार होना पड़ेगा, ठीक है। तो मशीन में कौन सा पार्ट आपके ज़्यादा काम का है? मशीन में आपको इंजीनियरिंग वाली नॉलेज नहीं चाहिए कि सब इसकी अंदर की मैकेनिज्म क्या, लेकिन जिन पार्ट से आपको डील करनी है उन पार्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आपको पता है ये जो इतना सा मशीन और प्रोसीजर है, इसको आप किसी किताब में से कितना ही समझने की कोशिश कर लेना। कितना ही का मतलब अगर आप सिर्फ पढ़ करके इन चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी और बहुत देर से समझ में आएगा कि साहब ये अच्छा इस तरह से काम करती है। तो इसका बेस्ट तरीका आपको मालूम है क्या है? इसका बेस्ट तरीका है कि साहब आपको ये चीज़ लाइव दिखा दी जाए। मशीन दिखा देते हैं, प्रोसीजर करते हुए दिखा देते हैं कि देखो ये मशीन है, ये इसका ये वाला हिस्सा है, ये इसका ये वाला हिस्सा है, ये इस काम आता है और ये इस काम आता है, और आपको सारी चीज़ें देख लोगे, होते हुए दिख जाएंगे। आपको लगेगा जैसे कि आप अस्पताल के अंदर हैं और खुद वो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद में आप उससे संबंधित क्वेश्चंस आंसर्स डिस्कस कर लो। उससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर आपको बता दिए जाएं कि साहब इस पूरे वीडियो में ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो आप उन सवालों को ज़िंदगी में गलत नहीं कर पाओगे अगर ध्यान से पढ़ा है तो। मन ही नहीं लग रहा है अगर साहब, तो फिर कोई आपके ये समझ लेना दिमाग में चीज़ें बिठाने वाला कोई नहीं है। आपको जब तक इनमें इंटरेस्ट नहीं आएगा कि सर ये क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जा सकता है तो हमें इसको अच्छे से समझना होगा। ईसीजी का छोटा सा एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा और मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा कि साहब इसमें क्या क्या सवाल आपके बन सकते हैं। अब देखो ये सब चीज़ें मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ जो अपन ने लाइव पेशेंट पर या वॉलंटियर के ऊपर ईसीजी करते हुए अपन ने रिकॉर्ड किया है। मैं आपको स्क्रीन पर आपके प्ले होगा वो वीडियो, मेरा फोटो आपको एक कॉर्नर में दिखेगा। तो मैं आपसे बात भी करता रहूँगा, एक्सप्लेनेशन भी आपको मैं देता रहूँगा साथ के साथ में, और आपको प्रोसीजर भी दिखता रहेगा। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ थ्योरी की, कि जो मशीन होती है ना, मशीन के अंदर से जो तार निकला होता है और वो आगे जाकर के कई सारे तार जिसमें से निकल रहे होते हैं ना बच्चों, उस चीज़ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। कौन से होते हैं इलेक्ट्रोड्स? जो मशीन में से निकल रहे होते हैं और जिनको हम अटैच करते हैं जिस पेशेंट की हमें ईसीजी करनी है उसको, वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स को अटैच करते ही ईसीजी में जो वेवफॉर्म है वो दिखने लग जाती है, और वो वेवफॉर्म आपको पहले तो उस ईसीजी की विंडो में दिखती है, और उसको जब आपको लगता है कि सही ईसीजी आ रही है, सही का मतलब कोई लीड हिली हुई नहीं है या लीड लूज नहीं है या लीड पर जेली कम नहीं है, ऐसा सब चेक कर लिया आपने। उसके बाद में जो मशीन में आपको ईसीजी स्ट्रिप दिखती है ना, उसमें जो अलग अलग लकीरें दिखती हैं वो होती हैं ईसीजी की लीड्स। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, फोटो भी दिखाऊंगा और वीडियो भी दिखाऊंगा। तो लीड्स क्या होती हैं बच्चों? जो ईसीजी की स्ट्रिप में दिखती हैं। ईसीजी की स्ट्रिप में पहले भी दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। ये पेपर है, मैं कैमरा वैसे जूम करूँगा तो शायद थोड़ा बहुत दिख जाएगा, लेकिन ये ईसीजी का नॉर्मल पेपर है। इस पर स्क्वायर बने हुए थे ना, स्मॉल स्क्वायर और लार्ज स्क्वायर। मैं पुरानी क्लासेस में बता चुका हूँ आपको। जब आप पैकेज लोगे कोई भी नॉर्सेट वाला तो उसमें आपको मिल जाएंगे वीडियो जो उसमें अच्छे से डिटेल दिख जाएगी। अब ये लीड और इलेक्ट्रोड्स अलग अलग चीज़ होती हैं, ये हमने थियोरेटिकली तो पढ़ लिया कि साहब इलेक्ट्रोड्स जो मशीन से निकल रहे होते हैं, तार जो कनेक्ट हो जाते हैं पेशेंट से, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड्स। और जो मशीन प्रिंट निकालती है, इस पेपर पर जो प्रिंट निकलता है ना, आड़ा टेढ़ा सा लाइनें चलती रहती हैं टेढ़ी मेढ़ी सी, वो होते हैं बच्चों लीड्स।
अलग अलग लीड्स होते हैं। ये जो स्टैंडर्ड ईसीजी होता है उसमें 12 लीड होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं 12 लीड ईसीजी। ये 12 लीड ईसीजी सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मोस्ट कॉमन या स्टैंडर्ड जो होती है ना फुल फ्लैज ईसीजी जिसको हम बोलते हैं, वो 12 लीड वाली ईसीजी होती है। यानी कि इसमें पेपर में अलग अलग 12 लीड होती हैं, 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12। उन 12 लीड्स के नाम होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये क्या है? लीड्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसके अलावा AVR, AVL और AVF, ठीक है। और जो 6 लीड होती हैं उन 6 लीड्स को हम बोलते हैं प्रीकॉर्डियल लीड्स। ये मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, लेकिन आपको बस एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि साहब जो प्रीकॉर्डियल या चेस्ट लीड होती है उनको नाम दिए होते हैं V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6, ठीक है ना। ये कहाँ पर दिखेंगे आपको? ये ECG के पेपर पर दिखते हैं बच्चों, है ना। इधर पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होगा, फिर AVR, AVL, AVF होगा, फिर V1, V2, V3 होगा, फिर V4, V5, V6 होगा, ठीक है ना। तो ये आपको दिखते हैं पेपर पर, ये होते हैं लीड्स। तो अब आपको पता चल गया कि लीड क्या होती है, ECG कितने लीड की है, ये किस बात पर डिपेंड करता है, पेपर में कितने लीड आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और जो तार निकले हुए होते हैं ECG मशीन से और पेशेंट को लग रहे होते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों हम इलेक्ट्रोड्स, है ना। मैं एक बार चेक कर लूँ ना रिकॉर्डिंग में सब ठीक ठाक है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि अपनी आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ आ रही है, सब कुछ ओके है बच्चों, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको ले जा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पर कंप्यूटर की, जो आपके स्क्रीन पर दिखेगी अभी फ़ोन में या लैपटॉप पर, जिसमें भी आप ये वीडियो देख रहे हो। तो वहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे, बस 5 क्वेश्चन है, जो ये बताने के लिए कि एग्जैक्टली नॉर्सेट में किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि एम्स वाला हमेशा नए क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, ये बात ध्यान रख लेना बच्चों। इवन अगर वो कोई पुराना क्वेश्चन भी रिपीट कर देना तो उसमें आपको बहुत सावधानी रखनी होती है, क्योंकि उस क्वेश्चन में भी वो कोई ना कोई छोटा मोटा हल्का फुल्का बदलाव करके दे देते हैं, चेंज कर देते हैं, लैंग्वेज बदल देते हैं। एक शब्द इधर से उधर किया और पूरा क्वेश्चन का मीनिंग बदल गया, पूरा आंसर बदल गया। तो आप ऐसे रट करके ये सोचो कि साहब नहीं, हमने तो जो क्वेश्चंस थे वो सारे रट लिए हैं इस टॉपिक पर। एम्स में या नॉर्सेट में बच्चों ऐसे अपनी व्यवस्था कभी नहीं बैठेगी, इसका मतलब सिलेक्शन इम्पॉसिबल है अगर आप जब तक उन चीज़ों को समझ नहीं लेते हो। तो मैं आपको स्क्रीन पर ले जा रहा हूँ, देखो यहाँ आपको अब कंप्यूटर पर आपके फ़ोन में स्क्रीन दिख रही होगी, और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला आपको पेज खुला हुआ है। अब मैं आपको इसका पहला सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। ये प्रोसीजर से रिलेटेड है, ECG मशीन से रिलेटेड है। पहला सवाल जो है वो है, कैलिब्रेशन ऑफ ECG मशीन इज डन एट अ स्टैंडर्ड रेट ऑफ। सवाल को मैं हिंदी में दोहरा देता हूँ, कोई बच्चा अगर जो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता हो समझने में या GNM करके तैयारी कर रहा है उसको मैं बता देता हूँ। सीधा सीधा सवाल पूछा है बच्चों, क्या पूछा है कि ECG की जो मशीन होती है, तो सवाल किससे आ गया ये, इट इज़ रिलेटेड विद मशीन, ठीक है ना। सवाल मशीन पर पूछा गया, ECG की मशीन का कैलिब्रेशन किस रेट पर किया जाता है। तो जिन्होंने पुरानी क्लास ले रखी होगी मेरी, क्योंकि मैंने ये पहले पढ़ाया भी है, जो रेगुलर बच्चे हैं उनको, जिन्होंने पैकेज लिया उनको पढ़ाया है। तो अभी बस 3-4 क्लास ही हुई अभी ECG की, लेकिन ये मैं आपको एक एग्जांपल दे के बता रहा हूँ कि उनको भी अभी वीडियोस नहीं दिखाए। वीडियोस बना करके मैंने सोचा कि YouTube पर ही दिखाते हैं अपन, ताकि बाकी बच्चों को भी एक आइडिया लग जाएगा कि साहब कैसे आप बेटर प्रिपरेशन कर सकते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ें देख करके, है ना। मशीन को देख लो, प्रोसीजर को देख लो, और देखो साथ में उसको समझते चलो। समझाने के लिए आपको एक अच्छा टीचर, अच्छा गाइडेंस के लिए आपको ये ज़रूरी है कि उस बंदे की नॉलेज उस मशीन या प्रोसीजर को लेकर के बहुत अच्छी हो, वो उससे रोज़ डील कर रहा होगा, तो डेफिनेटली आपको अच्छे से पढ़ा दे। अच्छा, वापस से क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन सिंपल है, कैलिब्रेशन ECG मशीन का किस रेट पर किया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास में। पहला है 50 mm पर सेकेंड, दूसरा 10 mm पर सेकेंड है, तीसरा 25 mm पर सेकेंड है, और चौथा है 12.5 mm पर सेकेंड। क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ, ऑप्शन आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। मैंने क्या तरीका अपनाया है अभी कि मैं 5 क्वेश्चंस आपको मैं बताऊँगा,
और 5 क्वेश्चन के बाद में मैं आपको वीडियो और फोटोज दिखाऊंगा। उसके बाद में हम लास्ट में इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। मतलब मैं आपको सही आंसर बताऊंगा, आप अपना आंसर दे करके अपने मन में कि साहब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ये था, आप पेपर पर लिख लोगे फर्स्ट में ABCD में से जो भी आपको ठीक लगता है वो आप लिख के रखो, ताकि लास्ट में आप असेस कर पाओगे खुद को कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं और कितने गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल वही लैंग्वेज है जो आपको नॉर्थ सेट में मिलेगी, वही स्टैंडर्ड है जो आपको नॉर्थ सेट में मिलेगा। और ऐसा इससे पहले बहुत बार हो चुका है कि जिस तरह के क्वेश्चंस अपनी कोचिंग में टेस्ट सीरीज में आपको बच्चों को दिए हैं, फ्रेम किए हैं, एग्जैक्टली कई बार तो सेम लैंग्वेज आपको वहाँ पर मिल गई है कोइंसिडेंटली। ठीक है। नंबर 2 का क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि साहब एज ए नर्सिंग केयर प्रोवाइडर इन इमरजेंसी रूम, मतलब आप इमरजेंसी रूम में नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने वाले हैं, यू आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ECG कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन डायग्नोसिस ऑफ फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। अब पेपर तो अंग्रेजी में आना है तो अपन इंग्लिश में ही क्वेश्चन बनाएंगे। हिंदी में इसका मतलब सिंपल है, समझा इसलिए रहा हूँ ताकि आपका दिमाग ये सोचे कि साहब क्या वो पूछना चाह रहा है, तभी तो आप कुछ सोचोगे कि साहब हाँ इन 4 ऑप्शन में से हम किस पे सही हो सकता है, कैसे अंदाज़ा लगाएंगे, कैसे लॉजिक अप्लाई करेंगे कि साहब इस क्वेश्चन में क्या चीज़ सही होगी और कौन सा ऑप्शन गलत होगा। तो नर्सिंग केयर प्रोवाइडर है, इमरजेंसी रूम में आपकी ड्यूटी लगी हुई है, आपकी ड्यूटी इमरजेंसी रूम में है, तो नर्सिंग केयर प्रोवाइडर होने के नाते आप ये अच्छे से जानते हो, भली बात ही इस बात से परिचित हो कि ECG इनमें से लगभग 4 में से 3 कंडीशन ऐसी हैं जिनमें डायग्नोसिस ECG हेल्प करेगा, लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जिसमें ECG डायग्नोसिस में हेल्प नहीं कर सकता। इसको मैं एक लाइन में और सिंपल तरीके से बताऊं तो ये पूछना चाह रहा है कि साहब ECG इनमें से कौन से कंडीशन के डायग्नोसिस में हेल्पफुल नहीं है या लीस्ट हेल्पफुल है। हमेशा आंसर प्रायोरिटी बेस्ड होगा। ठीक है। ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहे हैं ए वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। मान लो अपने को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का ABCD कुछ नहीं पता है, लेकिन क्योंकि ECG से संबंधित सवाल है तो हमें पता होना चाहिए कि एटलीस्ट ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बीमारी क्या है, इतना तो मेरे ख्याल से पता होगा। ये एक एरिथमिया है। एरिथमिया क्या है वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा ऑप्शन दिया है एंटीरियर वॉल MI, तीसरा ऑप्शन हाइपरकैलेमिया है और D ऑप्शन है बच्चों पल्मोनरी एडिमा। आप अपना आंसर लिख के रख लो, अपना आंसर मन में याद रख लो। क्वेश्चन नंबर 2 का आपने क्या आंसर किया था, इन 4 ऑप्शन में से ECG की हेल्प से कौन सा डायग्नोसिस बनाना मुश्किल है या नहीं बना सकते हैं, वो आपको बताना है इन 4 में से एक। हम दोबारा आएंगे वीडियोस को देखने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा सा सवाल है, लेकिन ये छोटे सवाल भी बहुत बार ज़्यादा टफ हो जाते हैं क्योंकि या तो आपको आता है और ख़ास करके जो डेटा वाले हैं ना क्वेश्चंस, इसमें आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते क्योंकि आपको अगर पता है तो बता दो, मैथमेटिक्स की तरह हो जाते हैं एक्चुअली। नहीं पता है तो भैया आगे बढ़ जाओ क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होने वाला। नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स यूज्ड इन अ 12 लीड ECG आर। वाह, इससे रिलेटेड तो हमने 1-2 बातें बताई थी कि हमने दोनों चीज़ों को समझा था कि इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं और लीड क्या होती हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 12 लीड ECG में कितने इलेक्ट्रोड्स काम में आते हैं। मैं ज़रा सिंप्लीफाई कर दूं बच्चों सवाल को। सवाल सिर्फ इतना है कि जो 12 लीड ECG आप लेते हैं ना, 12 लीड मैंने किस में बताई थी आपको, ECG के पेपर में होती है, स्ट्रिप में होती है ECG की में लीड्स। 12 लीड ECG लेने के लिए कितने इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, ये मैं अभी वीडियो दिखाने वाला हूँ, आपको पूरा आसानी से समझ में आएगा कि व्हाट आर दी इलेक्ट्रोड्स एंड व्हाट इज़ दी लीड्स। तो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 12 लीड ECG में इलेक्ट्रोड कितने इस्तेमाल होते हैं। ऑप्शंस भी बड़े फ़नी या बहुत ही इंटरेस्टिंग से, 12, 6, 10 और 5, मतलब 12 या 6, 10 या 5, इनमें से कौन सा आंसर सही है ये आप टिक कर लो, टिक जरूर करो, भले ही नेगेटिव मार्किंग हो जाए अभी, लेकिन आपको अपना ब्रेन तो यूज़ करना है, दिमाग को इस्तेमाल करना है। वो सही सोचा आपने, गलत सोचा, क्या सोच के किया, वो अपन डिस्कशन में जब अपन बताएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन आंसर जरूर करना है क्वेश्चन नंबर 3 का भी। वैसे मेरी इच्छा तो ये थी कि ये क्लास में लाइव लेता, लेकिन लाइव क्लास में मैंने थोड़ा जनरल डिस्कशन कर लिया। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पहले से तैयार करूं कि लाइव सेशन होगा, फिर
लाइव आता तो मैं एक वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, फ्री अवेलेबल रहेगा, यू कैन वॉच एनी टाइम। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको खुद से देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि लंबे क्वेश्चंस में लैंग्वेज का ही खेल होता है और कई बार तो एग्जामिनर सिर्फ लैंग्वेज में उलझा देता है और क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है। जैसे इसको पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन कह रहा है कि साहब यू आर आस्क्ड टू अप्लाई 3 इलेक्ट्रोड ईसीजी विद डिफिब्रिलेटर। ओके, इतनी लाइन का मतलब हो गया कि आपसे कहा गया है कि 3 इलेक्ट्रोड वाला ईसीजी अप्लाई करो डिफिब्रिलेटर से टू अ पेशेंट, किस मरीज को, हु इज सक्सेसफुली रिवाइव्ड अ कार्डियक अरेस्ट, फुल स्टॉप है। तो इसका मीनिंग मैं समझ गया, आप भी समझ जाओ। इसका मतलब है बच्चों कि एक पेशेंट जिसको हमने सीपीआर या कार्डियक अरेस्ट के बाद में रिवाइव किया है, उसको हमें ईसीजी लगाने हैं। लेकिन कौन से वाले ईसीजी हैं? 3 इलेक्ट्रोड वाले। इलेक्ट्रोड मैंने बताए थे ना आपको क्या होते हैं, अभी वीडियो में दिखाता हूँ आपको। तो आगे सवाल कह रहा है आपका, बीइंग अ क्रिटिकल केयर नर्स। देखो सीधा सीधा आईसीयू से सवाल है, सीधे सीधे सवाल आए थे एम्स दिल्ली में और कंबाइंड एम्स में, सीधे कि साहब राइल्स ट्यूब पर 5-5 सवाल थे, एंडोट्रिकल ट्यूब पर, क्रिटिकल केयर वेंटिलेटर, इसके अलावा मॉनिटर पर, आईसीयू मॉनिटर पर, कार्डियक मॉनिटर पर, सीधे सीधे सवाल, आर्टेरियल लाइन पर सवाल थे। तो जो चीज़ पूछी जा रही है उसी तरह के सवाल मैंने आपको दिए हैं और ये सवाल आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ आपने नहीं करे होंगे, नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि ये खुद बनाए हैं मैंने। क्यों बनाए हैं? क्योंकि मुझे पता है कि एम्स में इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सिर्फ एक छोटा टॉपिक एग्जाम्पल के लिए रखा है। हर टॉपिक में, चाहे वो वेंटिलेटर हो, चाहे वो एबीजी हो, चाहे वो बाईपेप हो, चाहे वो ईसीजी हो, चाहे वो हाइपरकैलीमिया हो, चाहे वो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स हो, चाहे वो डोज कैलकुलेशन हो, ड्रग की, हर एक टॉपिक पर आपको, अगर आप लाइव वीडियो देख लेते हो, प्रोसीजर का लाइव, इंट्यूबेशन का एक वीडियो देख लो, एक मरीज़ को आप वेंटिलेटर पर देख लो, एक मरीज़ को आप पूरे मॉनिटर के साथ में देख लो कि साहब ये आर्टेरियल लाइन है, ये सेंट्रल लाइन है, ये ऐसे दिखती है, ये यहाँ पर डाली जाती है। तो आप सोचो अगर आप एक बार देख लोगे तो कितना आसान होगा आपके लिए इमेजिनेशन करना कि अच्छा सेंट्रल लाइन यहाँ पर डलती है, ये वाली एक इंटरनल जुगुलर वेन है, यहाँ पर आपकी सब क्लेवियन वेन होती है, कभी कभी फीमोरल में डलती है, तो कौन कौन सी साइट होती हैं, क्या क्या इंडिकेशन होते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसलिए प्रयोग कोचिंग में हमेशा इस बात पर जोर दिया जाता है कि एमएसएन और फंडामेंटल को केवल और केवल समझ करके ही आप नॉरसेट के क्वेश्चंस कर सकते हो, अदरवाइज एम्स से पंगा लेना आपके बस का नहीं है। जिस पैटर्न पर आप अभी तक चलते आ रहे हो ना कि सब पीआर यादव, टारगेट हाई और एनक्लेक्स के क्वेश्चंस को रट जाएंगे। देखो एनक्लेक्स स्टैंडर्ड अच्छा है उसका, लेकिन एनक्लेक्स में अगर आपको मान लो सेल्फ स्टडी ही कर रहे हो, कहीं कोचिंग कोई आपको टीचर नहीं है या फिर आपके लिए कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम है, आप नहीं भी कर सकते हो, तो मेरी एडवाइस ये है बच्चों कि एनक्लेक्स के क्वेश्चंस के रेशनल पर ज़्यादा ध्यान देना है। एज ए स्टूडेंट मैं जानता हूँ कि आपको इतना आसान नहीं होगा उसके रेशनल को समझना, क्योंकि बहुत वास्ट नॉलेज चाहिए होती है बच्चों। लेकिन फिर भी अगर आप घर बैठ कर के तैयारी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी अगर कर रहे हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक सलाह मेरी ज़रूर मानना कि आप रेशनल पर ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि एम्स वाला एज इट इज़ वो क्वेश्चन आपको दे, इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन उसी क्वेश्चन के रेशनल में से थोड़ा घुमा करके पूछ ले, इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि रेशनल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वेश्चन एंड आंसर। आप क्या गलती कर रहे हो और आपसे क्या गलती करवाई जा रही है, सब कोचिंग में यही पढ़ाया जा रहा है। ये क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकंड ऑप्शन गई है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्या तरीका हुआ भाई? आप ये क्यों नहीं बताते कि वाई फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट, वाई सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट एंड वाई इज द व्हाट इज द रीजन फॉर थर्ड ऑप्शन की थर्ड ऑप्शन क्यों है। और आपको ये भी बताना चाहिए कि साहब अगर इस क्वेश्चन में कुछ और चीज़ें बदल दी जाएं तो क्या इसका आंसर कोई दूसरा भी हो सकता है। तब आपकी तैयारी उस लेवल की होगी कि आप नॉरसेट के बारे में सोच सकते हैं, सपना देख सकते हैं। गारंटी तब भी नहीं है, गारंटी तो तब है जब लगातार मेहनत करते रहो, अच्छी गाइडेंस मिले, कंटिन्यूसली एफर्ट्स करने पड़ेंगे बच्चों। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन पर आते हैं वापस। बीइंग अ क्रिटिकल केयर नर्स यू आर फेमिलियर विद द फैक्ट दैट इट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड्स एक्सेप्ट।
लैंग्वेज में बिल्कुल घूमने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो इस क्वेश्चन को एक लाइन में पढ़ूंगा। अब एक लाइन में सीधी सी बात है, 3 इलेक्ट्रोड वाली ईसीजी लगानी है, उनमें से कौन सा इलेक्ट्रोड नहीं है, 4 ऑप्शन में से ये बताना है, ख़त्म बात। आप नर्सिंग केयर प्रोवाइडर हो, अच्छी बात है, सब है, आपने नीली ड्रेस पहनी है और आपने चश्मा लगा रखा है, ये सब चीज़ें आपको डाइवर्ट करने के लिए होती हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। किसी भी क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में से उस क्वेश्चन की काम की जो इन्फॉर्मेशन है ना, जो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी, उसको भी निकालना एक आर्ट है बच्चों। आप नॉलेज आपकी कितनी है वो अलग चीज़ होती है, लेकिन उसको अप्लाई करना, मैंने पुराने वीडियो में इससे पहले वाले में बताया हुआ, उसको एक बार ज़रूर देख लेना। मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो आपके हो सकता है आंखें खोल दे या दिमाग की खिड़की खोल दे एक बार, तो आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर दे। तो आपको काम की चीज़ निकालनी कि सब 3 इलेक्ट्रोड वाली ईसीजी लगानी है डिफिब्रिलेटर की मदद से या डिफिब्रिलेटर से अटैच करनी है, और क्रिटिकल केयर नर्स हैं, इनमें से कौन से इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होंगे, एक्सेप्ट, ख़त्म बात। पहला इलेक्ट्रोड है RA, दूसरा है RLA, तीसरा सेंट्रल इलेक्ट्रोड है, चौथा LL है। अगर आपको नहीं पता RA, LA, LL क्या होता है, सेंट्रल इलेक्ट्रोड क्या होता है, कोई बात नहीं, जिनको पता है वो इसका आंसर दे दो। मैं एक लास्ट क्वेश्चन और बताता हूँ, फिर अपन वीडियो पर आते हैं वापस। बहुत ही छोटा सवाल है ये, अच्छा, एक छोटा फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा, फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा, बैलेंस्ड पेपर है, काफ़ी अच्छा पेपर बनाया। देखो ये सारे क्वेश्चन नए हैं, इसलिए मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ कि अच्छे सवाल बनाए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाईपोलर लीड, मतलब इलेक्ट्रोड और लीड्स पर ही है ये पांचों सवाल, खाली इलेक्ट्रोड और लीड पर और ईसीजी के डायग्नोसिस पर, किस में डायग्नोसिस में हेल्प कर सकता है, इस पर ही है ये सवाल, सीधे सीधे। 4 ऑप्शन दिए हैं, सेकंड लीड, AVR, V4 और V6। इनमें से पूछा है कि बाईपोलर लीड कौन सी है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पाएंगे, सवाल छोटा है, लगभग मैथमेटिकल है कि सब पता है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ो, टाइम की भी वैल्यू होती है एग्जाम में। तो अगर जिनको पता है या जिनको लगता है कि ये आंसर सही होगा, वो अपना आंसर लिख लें, आंसर अपना मन में याद कर लें, जैसे भी है पेन पर लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा काम रहेगा। तो ये आपने बच्चों 5 क्वेश्चंस देखे हैं जो ईसीजी के प्रोसीजर से संबंधित है। दे आर रिलेटेड विद द ईसीजी प्रोसीजर। अब ईसीजी में डायग्नोसिस, VT, VF और ब्रेडिकार्डिया या फिर ब्लॉक, ये सब चीज़ें भाई नहीं बताई मैंने, क्योंकि ये अभी की आज की क्लास में अपना टारगेट था भी नहीं, और एक एग्जांपल आपको समझाना था कि ये कैसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, नए सवाल। ईसीजी का टॉपिक लिया अपन ने, छोटा शॉर्ट टॉपिक। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ वीडियोस, ठीक है बच्चों। तो आपकी स्क्रीन पर अब वीडियो दिख रहा होगा सेंटर में, है ना। ये वीडियो मैं अभी प्ले करता हूँ, आपको थोड़ा सा मशीन को ध्यान से देखना है ना। ध्यान का मतलब कि ठीक है, एक मशीन इस तरह की होती है, ये फिलिप्स कंपनी की है, किसी भी कंपनी की हो सकती है, थोड़ा दिखने में अलग हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। हमें मशीन से मतलब नहीं है, हमें किस कंपनी के से मतलब नहीं है, हमें बस ये मतलब है कि मशीन में कौन से पार्ट हैं, क्या क्या पार्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता चलूँगा, बीच बीच में पॉज करते हो। देखो ये मशीन का मैंने पूरा व्यू दिखा दिया, अब मैं इसको क्लोज लेके आया हूँ, देखो थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थोड़ा आड़ा व्यू है ना, इसको मैंने घुमाया नहीं है, ठीक है। ये लिखा हुआ है फर्स्ट, मैं पढ़ देता हूँ, आपके में थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, शायद इतना अच्छा नहीं दिखे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये लिखा है AVR, ये लिखा है AVL, ये लिखा है AVF, और यहाँ लिखा है बच्चों V1, V2, V3, V4, V5, V6। तो इसका मतलब जो लिखा हुआ है वो हमने पढ़ लिया। क्या क्या लिख रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, AVR, AVL, AVF, V1 से लेकर के V6। ये मैंने आपको क्या बताए थे, ये होते हैं ECG के लीड्स। 12 लीड बताए थे, याद करो। बोर्ड आपको छोटा सा दिख रहा होगा, लेकिन इस वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया था कि ये 12 लीड होती है, लीड। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया लीड क्या होती हैं और कितनी होती हैं। स्टैंडर्ड वाले में 12 लीड, ECG में 12 लीड होती हैं। ये ऐसे ऐसे दिखती हैं आपको, है ना, ये रही, ये रही, ये रही। अब मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। ये तो मैंने मशीन की स्क्रीन पर फोकस कर दिया। अब ये देखो मशीन, ये यहाँ से तार निकल रहा, देखो ये कनेक्शन होते हैं जैसे कंप्यूटर में होते हैं या किसी भी दूसरी मशीन में होते हैं, पावर सप्लाई होती है और जो दूसरा कनेक्शन है वो ये रहा। यहाँ से तार निकल रहा है बच्चों, ये तार ये जा रहा है, ये मैंने हाथ में पकड़ के दिखाया ताकि आप इस पर फोकस करो। ये जा रहा है तार, ये जा रहा है, ये नीचे। अच्छा ये क्या रखा हुआ था, अगर मैं थोड़ा पीछे ले जाऊँ तो ये क्या रखा हुआ है, ये जेली रखी हुई है, ध्यान रखना।
एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज पर सवाल पूछा जा सकता है। आपने अगर दिल्ली एम्स या कंबाइंड एम्स के एग्ज़ाम अगर नहीं दिए हैं तो शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन अगर आपने दे रखे हैं तो आपको पता होगा कि साहब ग्लव्स के साइज पर भी सवाल पूछा जा चुका है। सिर्फ ये पूछा था कि कौन सा वाला ग्लव्स का साइज हाईएस्ट है या लोवेस्ट है। नंबर दे रखे थे, नंबर 7.5, 6, 8.5, 8 इस तरह से। तो ये बहुत इजी और बहुत बेसिक सवाल है। किन के लिए? जिनको मालूम है, जिन्होंने ग्लव्स इस्तेमाल करी है, जिन्होंने ग्लव्स देखी है। लेकिन आप अगर नर्सिंग करके बीएससी और एमएससी नर्सिंग करके फ्रेशर की तरह आपने हॉस्पिटल में काम अगर नहीं किया है या किया है तो कभी इन पर ध्यान नहीं दिया। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो काम कर रहे हैं लेकिन तब भी उन्होंने इन चीज़ों को समझा ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि इन पर सवाल बन सकते हैं, और सवाल बनेंगे तो कैसे बनेंगे और उनका क्या जवाब देंगे। वो डेली यूज़ भी कर रहे हैं बहुत बार, बट वो चीज़ों को उस तरह से देखते ही नहीं है कि उनसे सवाल बनाया जा सकता है। ये जो जेली है बच्चों, ये ईसीजी के इलेक्ट्रोड को चिपकाते टाइम अपन जेली अप्लाई करते हैं, ये वो जेली है। चलिए आगे बढ़ेंगे अपन। ये तार जा रहा है, तार जा रहा है, ये देखो मैं थोड़ा पीछे करता हूँ, ये वही तार है बच्चों जो वहाँ से आ रहा था, जो मैंने हाथ में लगा के दिखाया था। देखो ये तार यहाँ पर आकर के मल्टीपल तार से कनेक्टेड है। यहाँ पर ये मल्टीपल तार जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है ईसीजी इलेक्ट्रोड। ये क्या है? ईसीजी इलेक्ट्रोड। मैंने शुरू में क्या बताया था कि इलेक्ट्रोड जो है वो मशीन का हिस्सा है, इट इज़ पार्ट ऑफ मशीन। तो ये मशीन से तार जुड़ा हुआ है, ये है इलेक्ट्रोड। मैं ज़रा अभी गिन लेता हूँ, बाद में आपको दिक्कत होगी। अभी मैं गिनता हूँ, देखो मेरे कर्सर पर देखना साथ साथ में। ये जो कर्सर है ना, अभी बीच में ये 6 इलेक्ट्रोड हैं बच्चों। देखो 1 2 3, यहाँ पर भी ये देखो, ये कर्सर साथ साथ में आ रहा है ना, 1 2 3। इसको मैं हटाता हूँ एक बार। ये देखो 1 2 3, ये 3 ये रहे, और 1 2 3 ये 3 ये रहे, और यहाँ पर है 1 2 3। मैं भी आगे और दिखा दूंगा क्लियर। और यहाँ पर भी है 1 2 3। तो टोटल कितने हो गए? सॉरी, ये 2 ही है, आई एम सॉरी, ये 2 है, 3 का ये 2 दिख रहे हैं ना, मैंने गलती से 3 बोल दिया। ये 2 है और ये 2 है, और ये 3 और 3 6। तो टोटल कितने हो गए? 2 3 5 और 3 8 और 2 10। यानी कि टोटल इलेक्ट्रोड जो इस मशीन में मुझे दिखाई दे रहे हैं वो 10 इलेक्ट्रोड है। आगे देखते हैं वीडियो में। ये थोड़ा सा और मैंने क्लियर दिखा दिया। और क्लियर क्या दिखा दिया मैंने? ये दिखा दिया कि देखो वो जो 6 थे ना, 6, उनमें से 3 ये रहे 1 2 3, 1 2 3। ये आगे इनके जो गोल गोल देख रहे हो ना आप, ये जो पेशेंट की बॉडी को चिपकते हैं, जो आप चिपकाते हो ना, इसमें ऐसे पुच करके ऐसे ये वैक्यूम क्रिएट होता है और ये इलेक्ट्रोड चिपकाते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको, चिपकाते हुए भी दिखाया मैंने, ठीक है। इसके अलावा ये जो 2 और 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड थे ना, वो ये रहे, ये 2 ये रहे, ये 3 और 3 6 वाले, और यहीं आगे आपको दिख जाएंगे ये वाले 2, ये रखे इस कॉर्नर पे है ना, नीचे की तरफ। तो टोटल इलेक्ट्रोड अपन ने देख लिए कितने होते हैं बच्चों? 10। अब इस 10 ये रहे, 10 ये वाले 2 ये रहे, ये 6 वो रहे, 6 और 2 8, और 2 अभी पहले उस तरफ रखे थे। तो टोटल होते हैं 10 इलेक्ट्रोड्स। और इन 10 इलेक्ट्रोड्स की मदद से कैसा ईसीजी निकलता है, कितने लीड वाला ईसीजी निकलता है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो प्ले कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। मशीन वाला पार्ट मैंने दिखा दिया है बच्चों कि मशीन से जो निकल रहे हैं वो इलेक्ट्रोड्स हैं, और जो 12 लीड ईसीजी निकलेगा या कितने लीड का होगा वो मैं दिखाऊंगा। उसमें कितने इलेक्ट्रोड काम आ रहे हैं वो सब आपको अगले वीडियो में दिख जाएंगे, है ना। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दिखाता हूँ। चलिए ये रहा। अब मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ कि वो इलेक्ट्रोड्स हमने अप्लाई करना शुरू कर दिए। कहाँ कहाँ किए, कैसे कैसे किए, मैं आपको बताऊंगा। देखो इन सब पर कुछ कुछ लिखा हुआ होता, मैं आपको बताऊंगा। पहले एक बार ये वीडियो आप देख लो। ये L लिखा हुआ, देखो L है ना, थोड़ा सा आपको छोटे वीडियो में साइज में कम दिख रहा होगा। यहाँ पर ये N लिखा हुआ, देखो N फॉर नागपुर वाला N है ना, ये ब्लैक कलर का है। ये आपका F लिखा हुआ है, F फीट, F फॉर फीट, N फॉर न्यूट्रल। यहाँ लिखा हुआ है C1 देखते चलना। और यहाँ लिखा हुआ बच्चों C2, ये है C3, ये C4, ये C5 एंड दिस इज द C6।
मैं देखता हूँ इसमें अगर ग्रॉस, अच्छा आपको इसमें ग्रॉस व्यू नहीं दिखा, मैं अब आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, उसको समझने की कोशिश करो। देखो अभी ये एक वॉलंटियर मैंने लेटा करके उसको बोला कि बेटा तेरा ईसीजी करके देखेंगे, तो वॉलंटियर के ईसीजी अटैच किया हुआ है, इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं बच्चों, है ना। अब इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं, कहाँ कहाँ लगाए हुए हैं ये आप देखना, हो सकता है अगले वीडियो में थोड़ा सा क्लियर दिख जाए, क्योंकि ये पूरा एक साथ नहीं दिखाया हुआ, इसमें अलग अलग को जूम किया, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में शायद अपन थोड़ा और बेटर तरीके से देख लें, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कैसे लगाएं। देखो ये वाले जो इलेक्ट्रोड है ना इस तरह के, जिसमें वो चीटी चिमटा बोलते थे ना, चिमटा बोलते थे बचपन में, चिमटे जैसे जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो है चार इलेक्ट्रोड चिमटे जैसे, जिनको 4 लिम्स पर लगाया गया है। लिम्स पर, लिम्ब बोलते हैं एक्सट्रीमिटीज या हाथ पैरों को। तो 2 इलेक्ट्रोड हमने दोनों हाथों पर लगा रखे हैं और 2 इलेक्ट्रोड दोनों पैरों पर लगा रखे हैं। देखो 2 लिम्ब होते हैं, अपर लिम्ब और 2 लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब में एक राइट आर्म होती है, एक लेफ्ट आर्म होती है, और लोअर लिम्ब में लेफ्ट लेग और राइट लेग, ठीक है, यही होते हैं 4 लिम्ब। तो जो एक ऑप्शन में आपको ध्यान हो तो RA, LA, LL जो ऑप्शन में थे ना, उसका मतलब क्या था, RA का मतलब राइट आर्म और LA का मतलब लेफ्ट आर्म, और जो राइट लेग यानी कि RL और लेफ्ट लेग मतलब LL, ठीक है ना। तो ये आप देखते चलना, ये देखो हाथ में है, ये राइट हैंड में है, देखो ये थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा मैं इसको, ये रहा, ये राइट हैंड में, इसको देखना एक बार, ये सीधा हाथ है, ये पेशेंट ऐसे लेटा हुआ है तो ये सीधा हाथ है, ये लेफ्ट हैंड है बच्चों, ये लेफ्ट हैंड है, तो इस पर L लिखा हुआ है ना, L है, ये येलो कलर का, कलर कोडिंग फिक्स नहीं है, बिल्कुल इसमें जोर मत देना, ये L लिखा हुआ है, ये लेफ्ट आर्म वाला है। जो राइट लेग वाला होता है ना RL, वो न्यूट्रल वाला होता है, इसलिए उस पर S लिखा हुआ है, ये देखो N, न्यूट्रल N लिखा हुआ है, ये ब्लैक कलर का होता है, ये राइट लेग का है। जो चौथा बच गया लिम्ब वाला वो है F फॉर फिट, ये फिट कौन सा होता है, लेफ्ट लेग, LL वाला होता है, जो ग्रीन कलर का है, इस पर F लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये तो 4 इलेक्ट्रोड हो गए आपके लिम्ब इलेक्ट्रोड, मैंने थ्योरी की क्लास में बताया हुआ है, आपको नहीं पढ़ाई है क्योंकि वो पैकेज में जो बच्चे जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं उनको मैंने बताया हुआ है, लेकिन आपको भी मैं इतना तो बता ही चल रहा हूँ साथ के साथ कि 4 तो लिम्ब वाले इलेक्ट्रोड हो गए, और जो 6 प्रीकॉर्डियल इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको हम चेस्ट इलेक्ट्रोड्स भी बोलते हैं। देखो तो ये चारों लिम्ब इलेक्ट्रोड्स ये रहे साहब, ये आपके प्रीकॉर्डियल या चेस्ट इलेक्ट्रोड्स। चेस्ट इलेक्ट्रोड्स 6 होते हैं और 6 की 6 इलेक्ट्रोड्स की पोजीशन फिक्स होती है। इस पर सवाल पहले पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी भी है। मैंने अभी क्वेश्चन नहीं डाला है क्योंकि ये पहले पूछा भी जा चुका है और ज़्यादातर बच्चे ये पढ़ लेते हैं, या फिर 50-60% बच्चों को ये मालूम भी होगा कि साहब स्टर्नम के राइट में ये होता है, 4th इंटरकोस्टल पर होता है, लेफ्ट में ये होता है, फिर 5th इंटरकोस्टल में, मिड क्लेविकुलर, फिर मिड एंटीरियर एक्सिलियर और मिड एक्सिलरी लाइन में ऐसे ऐसे ये होती है। वो सब मैंने बताए हुए वीडियो में है, आप जब पैकेज वाला वीडियो लोगे तो उसमें सब मिल जाएगा, सब कुछ डिटेल में और बहुत तसल्ली से और ऐसे ही समझाएगा आपको, ठीक है ना। तो ये हो गए बच्चों आपके इलेक्ट्रोड्स। 10 इलेक्ट्रोड थे, कौन कौन से हो गए, 6 तो हो गए आपके चेस्ट वाले जिनको प्रीकॉर्डियल इलेक्ट्रोड कहा था, और 4 हो गए आपके लिम्ब इलेक्ट्रोड्स, है ना। क्योंकि अभी हम सिर्फ प्रोसीजर और मशीन पर फोकस कर रहे हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो देखता हूँ क्या कहता है ये, ओके। अच्छा अब यहाँ इम्पॉर्टेंट बात है, इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये मुझे लगता नहीं अभी तक आपको किसी ने पढ़ाया होगा। क्यों नहीं पढ़ाया होगा, क्योंकि जो आदमी बुक्स में से पढ़ा रहा है या फिर जो पुराने ढर्रे पर ही चल रहा है ये सब, ठीक है, जो पहले किताबों में लिखा है या पुराने जो 10 साल पहले नोट्स बनाए थे उन नोट्स को ही अगर कोई पढ़ा रहा है तो वो आपको नहीं पढ़ा सकता ये चीज़। लेकिन अपन क्योंकि उस फील्ड में काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों को देख रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें काम आती हैं, तो अपन मतलब किसी उसमें बंधे हुए नहीं है कि साहब ये चीज़ अपन को पढ़ानी है। अपने को पता है कि साहब MSN और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का कोई भी चीज़ प्रोसीजर और कोई भी अगर मशीनरी काम की है तो हमें वो पढ़ानी है, चाहे आप उसको अपने सिलेबस में मानते हो या नहीं मानते हो, अपने को फ़र्क नहीं पड़ता।
अपना जो सिलेबस है वो नॉर्सेट के सिलेबस से मैच करता है। नर्सिंग में अगर आपने वो चीज़ नहीं पढ़ी है तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता, या नर्सिंग में आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, आपको आती है, तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छी बात है, आपके लिए फ़ायदा है कि साहब आपको वो क्वेश्चंस आएंगे, वो टॉपिक आपको अच्छे से आएगा। लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तब भी वो आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे कितना ही मुश्किल लगे। लेकिन अगर क्वेश्चन उसमें से आ रहे हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, उसको समझना होगा, पढ़ना होगा। ये मैं फ़ोटो मॉनिटर की दिख रही है अभी आपको, ये मैंने अभी इसलिए दिखाया क्योंकि फोकस अपना सिर्फ ईसीजी पर है। तो वो जो 12 लीड ईसीजी होता है ना, 12 लीड, वो 10 जो इलेक्ट्रोड अभी अपन ने लगा करके दिखाए थे वीडियो में, उनसे निकलता है। लेकिन जो मरीज हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके हैं, जिनकी मॉनिटरिंग अगर चल रही है, चाहे वो आईसीयू के अंदर मॉनिटरिंग हो रही हो, आईसीयू में अगर आपने मरीज देखे ही होंगे, टीवी में देखे होंगे, फिल्मों में देखे होंगे, नहीं तो कोई रिश्तेदार दोस्त कभी भर्ती रहा होगा, कभी इंटर्नशिप में गए होंगे या ट्रेनिंग के दौरान हॉस्पिटल गए होंगे। अगर आपने हॉस्पिटल में जॉब नहीं भी किया तो भी आपने ये तो देखा ही होगा। तो ईसीजी की जो मॉनिटरिंग डिस्प्ले पर, जो आईसीयू के मॉनिटर पर जो आप देखते हो ना, वो 12 लीड ईसीजी नहीं होता है, याद रखना। उसमें वो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल नहीं होते जो अभी आपने देखे थे वीडियो में। वो केवल और केवल तब इस्तेमाल होते हैं जब आपको 12 लीड ईसीजी निकालना हो तो, चाहे वो इमरजेंसी रूम में काम आ रही हो, चाहे वो आईसीयू के अंदर चाहे काम आ रही हो, चाहे वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर। अगर 12 लीड ईसीजी निकालना है तो वो मशीन इस्तेमाल होगी जो थोड़ी देर पहले दिखाई थी। और अगर पेशेंट ओटी के अंदर है या आईसीयू के अंदर है या इमरजेंसी में भर्ती हो चुका है तो अपन उस मशीन को लगा करके नहीं रखते। वो तो केवल एक ईसीजी निकालना है एट द टाइम, किसी एक टाइम पर, कि आपको कहा गया कि सर 12 लीड ईसीजी निकालो, तो ईसीजी निकालते हैं, प्रिंट निकालते हैं, इलेक्ट्रोड्स को हटाते हैं, जेली को साफ करते हैं और पेशेंट को कहते हैं कि साहब ईसीजी हो गया आपका। वो लगातार मॉनिटरिंग नहीं होती है। अगर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी हो तो हम ये वाला ईसीजी लगाते हैं। ये मॉनिटर है जिसमें ईसीजी, सैचुरेशन प्रोब, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट और टेम्परेचर, कई सारी चीज़ें दिखती हैं। ये अपन अलग बात करेंगे, अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक है ईसीजी। तो ये ईसीजी कैसे होता है, देखो ये तार निकल रहा है बच्चों, ये तार आ रहा है, ये मशीन से आ रहा है डायरेक्ट, है ना, और ये मशीन से जो निकल रहा है इसके इलेक्ट्रोड्स ये वाला है। अलग अलग कलर कोडिंग है, कलर्स आपका फेवरेट टॉपिक है, लेकिन कलर कुछ ज़्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कलर ही आपसे पूछे जाएंगे, नहीं, आपको बस पता होना चाहिए। मैं आपको गिनाना चाह रहा था कि कितने हैं। देखो ये 5 है, 1 ग्रीन, 2 ये आपका येलो कलर का हो गया, 3 ये जो ब्लैक कलर का है, 4 ये वाइट कलर का है, और ये 5th जो है वो रेड कलर का है। ठीक है, अब देखो कैसे लगाते हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, लेकिन ये 5 हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। मॉनिटर से जो ईसीजी अटैच होता है उसके अंदर 5 इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होते हैं। ये आपका एक सवाल बन गया, जैसे ग्लव्स पर सवाल आ गया ना, राइल्स ट्यूब पर सवाल आ गया, एंडोट्रेकियल ट्यूब पर सवाल आ गया, वेंटिलेटर पर सवाल आ गया, उसी तरह से ईसीजी पर जरूरी नहीं है आपसे हर बार वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया या सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक ही पूछा जाए। वो भी हम बताएंगे आपको, लेकिन वो जानने से पहले और चीज़ें जानना जरूरी है, जैसे कि बेसिक्स ऑफ ईसीजी। ईसीजी लेने में, मशीन में, प्रोसीजर में जो जो चीज़ें आपके काम की वो सब आपको पता होनी चाहिए, राइट। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये मॉनिटर वाली ईसीजी है, इसको हम बोलते हैं बच्चों 5 इलेक्ट्रोड ईसीजी। अगर आप ऑनलाइन क्लास भी ले रहे हैं और अगर पेपर और पेन के साथ में नहीं बैठे हैं, कॉपी पेन लेकर के, तो ये बहुत गलत बात है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आप हाथ के साथ, हाथों हाथ नोट्स बनाते चलो। अगर नहीं बैठे तो कोई बात नहीं, वीडियो आप दोबारा सुन सकते हो, आपको नोट्स बनाने चाहिए हमेशा, चाहे किसी की क्लास ले रहे हो। ठीक है, 5 इलेक्ट्रोड होते हैं, इसको बोलते हैं 5 इलेक्ट्रोड ईसीजी। ठीक है, तो इनको कैसे अप्लाई करते हैं उसका भी वीडियो दिखा देते हैं, क्योंकि अपन तो सारी चीज़ें समझते हुए चलेंगे, जब तक देख नहीं लेंगे तब तक उसको हम छोड़ेंगे नहीं। ये लो, ये एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, ये देखो ऐसे इलेक्ट्रोड दिखते हैं, कोई भरोसा नहीं है, इसकी फ़ोटो दे करके पूछ ले, इलेक्ट्रोड की फ़ोटो दे करके पूछ लेगा। सवाल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ऑप्शन इतने अच्छे बनाते हैं कि बच्चा आते हुए भी कंफ्यूज हो जाता है, जिसको पता होता है ना उसका भी कॉन्फिडेंस हिल जाता है। एम्स वाले इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं। ये दूसरा, इनकी जो पोजीशन है वो मैं आपको थ्योरी की क्लास में बताऊंगा, या आप जब
पैकेज, मैं बार बार पैकेज जो बोल रहा हूँ वो पैकेज कोई ऐसा नहीं है बहुत कोई 50,000 का पैकेज है। अपन ने स्पेशली जो बच्चे नॉर्सेट 2021 को टारगेट लेकर के चल रहे हैं, चाहे वो रिपीटर हो चाहे वो फ्रेशर हो, उनके लिए बहुत ही नॉमिनल, क्योंकि ऑनलाइन में वैसे भी चीज़ें सस्ती हो जाती हैं क्योंकि घर बैठ करके आप पढ़ रहे हो, बहुत नॉमिनल प्राइस पर पैकेज रखा है। मेरा मानना ये है कि वो उन बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जो काफ़ी अच्छी तैयारी कर चुके हैं ऑलरेडी। फ्रेशर्स को हेल्प ये मिलेगी कि वो जब पढ़ेंगे प्रॉपर तब उनको बहुत आसानी होगी और उसका फ़ायदा उनको तब मिलेगा। अभी मैं नॉर्सेट 2021 में उनके सिलेक्शन का आश्वासन दूं तो ये बिल्कुल गलत होगा। उनको बेटा टाइम लगेगा। अगर आप फ्रेशर हो ना और आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है तो इट विल टेक टाइम, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा। लेकिन जो ऑलरेडी कोचिंग कर चुके हैं, 2 बार कोचिंग भी कर ली, थ्योरी उनके टिप्स पर है, लेकिन सिलेक्शन में दिक्कत आ रही है, नॉर्सेट और एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में रह जाते हैं बार बार, तो उन लोगों के लिए ये है कि हाँ अगर वो ये पैकेज ले लेते हैं तो आई एम वेरी होपफुल कि उनको बहुत मदद मिलेगी इससे, राइट। तो अब अपन देख रहे हैं 5 इलेक्ट्रोड ECG। मैं नंबर वगैरह आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहां आप कांटेक्ट कर सकते हो। ऐप हमारा सक्सेस प्रयोग के नाम से है, प्ले स्टोर पर आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें कुछ फ्री वीडियोज़ हैं सैम्पल के लिए, और बाकी आप जो पैकेज लोगे उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे उसमें। और ये लाइव क्लासेस भी डेली चलती हैं रेगुलर बेसिस पर, ठीक है। अब ये देखो 5 इलेक्ट्रोड्स ऐसे लगते हैं, इनकी लोकेशन या पोजीशन क्या होती है वो अपन ने उसमें बताया हुआ है पहले थ्योरी की क्लास में, और उनको बस ये वीडियो दिखाना था बच्चों को, तो मैंने आपको भी दिखा दिया, ठीक है। 5 इलेक्ट्रोड ECG लगाते ही देखो मॉनिटर पर क्या होगा। ये आपका ECG आना शुरू हुआ है। देखो पहले फ्लैट लाइन थी क्योंकि ECG कनेक्ट नहीं था, इलेक्ट्रोड जैसे ही लगा ये आपको बहुत ही बेहतरीन ECG मॉनिटर पर दिखने लग गया है। तो इस ECG को अपन क्या बोलेंगे बच्चों? 5 इलेक्ट्रोड ECG। अब तक हमने 2 तरह के ECG पढ़ लिए हैं, कौन कौन से? 12 लीड ECG और 5 इलेक्ट्रोड ECG। 12 लीड ECG, 12 इलेक्ट्रोड नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान देना शब्दों पर। 12 लीड ECG जो कि उस मशीन से निकाला गया था जिसमें हमने कितने इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए थे बच्चों? आंसर दो खुद से, पहले मैं आपको मौका दूंगा ताकि आप आंसर करो, नहीं तो मैं बता दूंगा ना तो आपकी एक्सरसाइज नहीं होगी। जिन्होंने आंसर दे दिया है वो मैच कर लेना। उसमें हमने इस्तेमाल किए थे 10 इलेक्ट्रोड। 10 इलेक्ट्रोड में 6 इलेक्ट्रोड तो सेंट्रल थे जिनकी पोजीशन फिक्स होती है, और 4 इलेक्ट्रोड लिम्ब इलेक्ट्रोड से उनकी भी पोजीशन फिक्स होती है। जो राइट आर्म वाला है वो राइट आर्म में लगेगा, लेफ्ट आर्म वाला लेफ्ट आर्म में, न्यूट्रल वाला राइट लेग में, और जो फिट वाला है वो लेफ्ट लेग में लगेगा, ठीक है। वो था 12 लीड ECG जिसमें 10 इलेक्ट्रोड इस्तेमाल हो रहे थे, और ये है 5 इलेक्ट्रोड ECG, राइट। अच्छा, तो अपन ने 2 चीज़ें देख ली हैं। एक चीज़ मैं और दिखा देता हूँ आपको। देखो ECG देख लो, हार्ट रेट इतनी बढ़िया आ रही है, ECG के सारे कंपोनेंट दिख रहे हैं। P वेव दिख रही है, देखो ये रही है ना, QRS कॉम्प्लेक्स ये रहा, T वेव ये रही, U वेव कभी हो सकती कभी नहीं, ये नेक्स्ट P वेव आ गई, ये फिर QRS कॉम्प्लेक्स, ये T वेव। तो बहुत ही बढ़िया और नॉर्मल हेल्दी यंग लड़का है जिसकी अपन ने ECG निकाली है, तो एब्सोल्युटली नॉर्मल ECG है, ठीक है बच्चों। इसके बाद में देखें नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या मिल सकता है। हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये अब आपका एक और नया सवाल है जो आपसे पूछा जा सकता है। 2 तरह की ECG बता दी मैंने, अब तीसरी तरह का ECG और बता रहा हूँ इस वीडियो में। 2 तरह के कौन कौन से? 12 लीड ECG जो आपने देख लिए, 5 इलेक्ट्रोड ECG जो जस्ट पहले अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, और अब मैं दिखा रहा हूँ आपको 3 इलेक्ट्रोड ECG। मैं इनके नाम बता देता हूँ आपको। जो 5 इलेक्ट्रोड हमने लगाए ना, मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। देखो ये जो 4 इलेक्ट्रोड है ना, 1 2 3 और 4, ये चारों लिम्ब इलेक्ट्रोड के ही तरह से है। लिम्ब इलेक्ट्रोड हमने 12 लीड में देखे थे, तो उसमें तो वो जो चिमटी वाला था ना, ऐसे करके पैरों में और हाथों में लगाया था, लेकिन 5 इलेक्ट्रोड में हम वही लिम्ब इलेक्ट्रोड को लिम्स पर नहीं लगा करके चेस्ट वॉल पर लगाते हैं। ये राइट आर्म वाला ये हो गया, लेफ्ट आर्म वाला ये हो गया, राइट लेग वाला यानी कि न्यूट्रल जो था ब्लैक ये हो गया, और लेफ्ट लेग यानी कि फीट वाला F वाला ये हो गया। ये जो एक इलेक्ट्रोड होता है बच्चों, इसको बोलते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रोड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 इलेक्ट्रोड ECG में कौन कौन से इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होते हैं, तो क्या ये मुश्किल सवाल है क्या? बहुत ही आसान है कि सर
4 तो लिम्ब इलेक्ट्रोड्स होते हैं और एक प्रीकॉर्डियल या सेंट्रल इलेक्ट्रोड होता है जो सेंट्रल या प्रीकॉर्डियल पोजीशन पर फिक्स करते हैं। तो जो 4 लिम्ब इलेक्ट्रोड्स हैं, क्या वो लिम्ब या हाथ पैरों पर या एक्सट्रीमिटीज पर लगाते हैं क्या? नो। 5 इलेक्ट्रोड में चारों लिम्ब इलेक्ट्रोड्स भी सेंट्रल यानी कि चेस्ट के ऊपर होते हैं, नॉट सेंट्रल बट चेस्ट के ऊपर। तो फिर हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा वाला है? भाई जो हार्ट से राइट साइड में होगा और ऊपर की तरफ होगा वो राइट आर्म हो जाएगा, लेफ्ट में होगा ऊपर की तरफ वो लेफ्ट आर्म हो जाएगा, नीचे होगा राइट की तरफ वो राइट लेग हो जाएगा, और लेफ्ट में जो नीचे की तरफ होगा वो लेफ्ट लेग हो जाएगा, जो बीचों बीच में होगा वो सेंट्रल हो जाएगा। तो 5 इलेक्ट्रोड ईसीजी में हमने ये देखा था। अब मैं आपको बता रहा हूँ 3 इलेक्ट्रोड ईसीजी में क्या होता है। सेम कहानी है 5 इलेक्ट्रोड वाली। 2 इलेक्ट्रोड्स आपको हटाने हैं। वो कौन कौन से इलेक्ट्रोड हटाने हैं वो मैं बता देता हूँ। एक तो आपको हटाना है ये सेंट्रल वाला, ठीक है बच्चों, और एक और हटाना है आपको ये न्यूट्रल वाला यानी कि राइट लेग वाला। बस 5 इलेक्ट्रोड वाला तो समझ लिया था। 3 इलेक्ट्रोड को समझने की जरूरत नहीं है। केवल एक बात आपको याद रखनी होगी कि 3 इलेक्ट्रोड है भाई, 5 इलेक्ट्रोड था अब 3 इलेक्ट्रोड है, तो 2 इलेक्ट्रोड हटाने हैं अपन को। 2 इलेक्ट्रोड कौन कौन से हटाने हैं? सेंट्रल वाला हटाना है और न्यूट्रल वाला जिसको हम राइट लेग RL भी बोलते हैं। ये 2 इलेक्ट्रोड अगर अपन ने हटा दिए तो हमें 3 इलेक्ट्रोड ईसीजी मिल जाएगा। देखो ये एक हटा दिया, ये 2 हटाएंगे, ये सारे हटाने वाला, तो मैंने कहा ये हटाओ और ये हटाओ। तो क्यों बोला मैंने ऐसा? क्योंकि अब जो 3 इलेक्ट्रोड ईसीजी लेने वाले हैं उसमें 3 इलेक्ट्रोड कौन कौन से बच गए। अब हटा कौन कौन से दिए? सेंट्रल वाला हटा दिया और राइट लेग वाला जो न्यूट्रल भी जिसको बोला था ब्लैक कलर वाला था वो हटा दिया। अब बच कौन कौन से गए? ये 3 बच गए। तो क्या हम 3 इलेक्ट्रोड से भी ईसीजी निकाल सकते हैं मॉनिटर पर? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। लाइव दिखा रहा हूं आपको, अभी देखना। 3 इलेक्ट्रोड बचे, ये देखो, लेकिन लगाना आपको वही है। देखो ये राइट आर्म वाला है ना, नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूं मैं। राइट आर्म वाला राइट आर्म पे ही लगना चाहिए बच्चों, ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से लगा दो, फिर ईसीजी भी अपनी मर्जी से आएगा आड़ा टेढ़ा, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूं कि कौन सा वाला कहाँ आप लगाओगे उससे। देखो ये लगा दिया आपको, है ना। तो 3 इलेक्ट्रोड कौन कौन से लगाया अपन ने? राइट आर्म वाला जो रेड कलर का था, लेफ्ट आर्म वाला जो येलो कलर का था, लेफ्ट लेग या फीट वाला जिस पर F लिखा हुआ था ये ग्रीन कलर का था। तो 3 बचे कौन कौन से? राइट आर्म, लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग या फिट। हटा कौन कौन से दिए 5 इलेक्ट्रोड में से? सेंट्रल वाला हटा दिया और राइट लेग वाला हटा दिया जिसको हम न्यूट्रल भी बोल रहे थे। तो अब ये 3 इलेक्ट्रोड लगे, देखो 2 हटे हुए हैं। अब देखते हैं मॉनिटर पर ईसीजी आ रहा है या नहीं आ रहा। ये देखो वापस दिखाता हूँ। इसमें कोई ट्रिक या चालाकी या इसमें कोई जादू नहीं है। इट इज़ नॉट मैजिक, सिंपल है। मैंने क्योंकि कैमरे को नीचे से ऊपर की तरफ ले गया हूँ इसलिए शायद एक साथ आपको नहीं दिख रहा है, पर जो मॉनिटर में ईसीजी दिख रही है वो 3 इलेक्ट्रोड से ही आ रही है। ये देखो ये देखो ये मॉनिटर है ना। तो 83 की हार्ट रेट आ रही है इसकी। तो ये कितने इलेक्ट्रोड वाला हो गया? 3 इलेक्ट्रोड वाला। तो अब जिन बच्चों ने थ्योरी की क्लास ली है उनको भी, या जिन्होंने थ्योरी क्लास नहीं भी ली है उनको भी मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि ईसीजी एटलीस्ट 3 तरह के तो आप समझ चुके हो। पहला ईसीजी जो स्टैंडर्ड ईसीजी है जिसको हम 12 लीड ईसीजी बोलते हैं, 12 लीड, जिसमें 12 लीड आती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, AVL, AVR, AVF और V1 से V6। वो होता है स्टैंडर्ड 12 लीड ईसीजी जिसमें इलेक्ट्रोड कितने इस्तेमाल हो रहे थे? 10 इलेक्ट्रोड इस्तेमाल हो रहे थे। और कौन कौन से थे? 4 तो लिम्ब इलेक्ट्रोड्स थे और 6 प्रीकॉर्डियल या चेस्ट इलेक्ट्रोड। अब ये जो 3 इलेक्ट्रोड वाला ईसीजी है वो इस्तेमाल होता है कहाँ पर? अपने डिफिब्रिलेटर में। और एक AED नाम की डिवाइस होती है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, जो हम CPR में या फिर ACLS BLS में पढ़ेंगे, वो उसमें भी अपन 3 लीड से ही ECG निकालते हैं। तो ये मैं आपको लाइव, ताकि आपको एक बार देख लोगे तो आपको वो हमेशा के लिए आपकी मेमोरी में बैठ जाएगा कि हाँ यार देखा था ना डिफिब्रिलेटर पर अलग से सवाल आता है, तो आपको डिफिब्रिलेटर भी देखने को मिल रहा है। भाई इसमें तो आपके एक टॉपिक में 10-10 सवाल एक साथ हो जाते हैं। देखो इसी एक छोटे से स्क्रीन पर आपके कितने क्वेश्चन हो गए। एक तो
ये हो गया आपका डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर पर सीधे सीधे आपसे ये पूछेंगे कि ये मशीन जो आपको दिखा रखी है वो कौन सी है, डिफिब्रिलेटर में कैसे काम करता है, ये जूल सेलेक्ट करते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं, चार्ज करते हैं, शॉक डिलीवर करते हैं, ये सब क्वेश्चन है। मैं अभी इनको कवर नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि वीडियो देखने से या रियल लाइफ में आपको चीज़ें समझने से कितने क्वेश्चन एक साथ तैयार होंगे और कितनी आसानी से आप उनको याद रख सकते हो। ये आपके वही इलेक्ट्रोड्स जिनको अपन चिपका रहे थे, ये जेली रखी हुई है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन सिलेंडर, इस पर अपने आप में सवाल आ चुका है, एनेस्थीसिया मशीन पर सवाल आ चुका है कि साहब ऑक्सीजन का कलर कैसा होता है, सिलेंडर का कलर कैसा होता है ना। तो ये सब आपके क्वेश्चंस हैं। अभी मैं अपन फोकस जो करेंगे ना उस चीज़ पर कर रहे हैं कि साहब ईसीजी कैसे आता है। तो 3 इलेक्ट्रोड वाला होता है, इसमें मैंने ईसीजी लगा के नहीं देखा पेशेंट पर, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी देखा हुआ है कि 3 इलेक्ट्रोड से ईसीजी आ जाता है। बस मैं ये दिखा रहा हूँ कि 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। अच्छा, इसमें नेक्स्ट वीडियो में अगर है मेरे पास तो दिख जाएगा। अच्छा, कोई बात नहीं, वो वीडियो शायद अभी इसमें आया नहीं है मेरे पास, आई मीन फ़ोन से इसमें ट्रांसफ़र नहीं किया, बट आपको मैंने दिखा दिया ना कि सब 3 इलेक्ट्रोड से भी वो हो जाता है। अब मैं आपको एक फ़ोटो भी दिखा देता हूँ बच्चों कि जो 12 लीड ईसीजी जो लिया था अपन ने वो कैसा दिखता है। देखो 5 इलेक्ट्रोड वाला ईसीजी, क्योंकि वो मशीन में नहीं आ रहा था तो प्रिंट नहीं निकलेगा। कई सिस्टम ऐसे होते हैं जिसमें सेंट्रल कंसोल में वो ईसीजी सेव होता रहता है तो प्रिंट निकल सकता है, लेकिन जो नॉर्मली मशीन जो मोबाइल या पोर्टेबल मशीन होती है ना वो 12 लीड ईसीजी की होती है, जिसमें हमने 10 इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए थे। तो देखो सिर्फ इतना दिखा रहा हूँ आपको, ये फर्स्ट लीड है, ये सेकंड लीड है, ये आपकी थर्ड लीड है, ये लॉन्ग लीड बोलते हैं, सेकंड की लंबी स्ट्रिप दिखाई गई है। इसके बाद में ये AVR, AVL, AVF, ये V1, V2, V3 और ये V4, V5, V6। तो टोटल 12 लीड होती है, 12 लीड है ना। और ये वाली लीड है जो लंबी लीड होती है, जो पूरी स्ट्रिप पर दिखती है, इसको हम लॉन्ग लीड बोलते हैं। लेकिन है ये 12 लीड ही। एक लॉन्ग लीड अपन देखते हैं कोई डिफॉर्मिटी है, पी वेव अच्छी है कि नहीं है, या इरेगुलर हार्ट रेट है या कैसी है, उसके लिए हम एक लीड को कोई सी को भी लॉन्ग लीड ले सकते हैं। वो चाहे सेकंड हो, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे वो थर्ड हो, चाहे वो V4 हो, कोई सी भी हो सकती है लॉन्ग लीड आपकी, राइट। तो डायग्राम और अगर देखना चाहो क्लियरिटी के लिए, बस एक ही पेशेंट की है ये ईसीजी, अलग अलग ईसीजी हालांकि, फर्स्ट सेकंड थर्ड, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 एंड सेकंड लीड, राइट। तो ये मैंने आपको वो भी दिखा दी। अब मैं वापस से आ जाता हूँ आपके क्वेश्चंस पर। तो जिन बच्चों ने जो जो आंसर दिए थे वो अपने चेक कर लेना। क्लास मैं चाहता था शॉर्ट हो, लेकिन हो नहीं पाती है, क्या करें, लंबी हो जाती है। अब मैं एक बार बस क्वेश्चन ख़त्म करा के आपके और क्लास को फिनिश करते हैं बच्चों, राइट। तो पहला था आपका कैलिब्रेशन ईसीजी मशीन का होता है, ये मैंने थ्योरी में पढ़ाया है। मशीन में जो पेपर लगाते हैं ना, पेपर जो मैंने मशीन दिखाई दी, खड़खड़ 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 खड़ ऐसे निकलता है ना वो, जिसमें फिर ईसीजी दिखता है, उसकी स्पीड होती है पेपर की बच्चों 25 mm पर सेकेंड, 25 मिलीमीटर पर सेकेंड से कैलिब्रेटेड होती है मशीन। और ये इंटरनेशनली स्टैंडर्ड है, इसको कोई बदल नहीं सकता है ना, ये फिक्स है, ताकि ईसीजी इंटरनेशनली सेम स्टैंडर्ड की निकले, ताकि उसमें डायग्नोसिस में कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो इसकी डिटेल अपन को दूसरे वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन आंसर आपका C है, 25 mm पर सेकेंड। ये लो, अब मैं दोबारा से डिटेल में नहीं जा रहा। ईसीजी वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्नोसिस के लिए भी आपको थ्योरी वाली क्लास लेनी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि इसमें मैंने बताया हुआ है बहुत अच्छे से कि कौन कौन सी कंडीशन है जिनको हम पहचान सकते हैं ईसीजी के माध्यम से। पल्मोनरी एडिमा को आप ईसीजी में देख करके नहीं बता सकते हैं। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एक एरिथमिया है जो बहुत कॉमन होता है, ईसीजी में दिखता है बहुत अच्छे से। एंटीरियर वॉल एमआई ईसीजी में पता चल जाता है। हाइपरकैलेमिया में भी ईसीजी के अंदर चेंजेस आते हैं, उस पर सवाल भी पूछे जाते हैं। वो क्या होते हैं वो अपन डिटेल में जब हाइपरकैलेमिया पढ़ेंगे या ईसीजी आगे पढ़ेंगे तब बता सकते हैं। पल्मोनरी एडिमा को ईसीजी में देख करके नहीं बताया जा सकता। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का D। नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड यूज इन 12 लीड, अब आपका आंसर आपको मिल चुका होगा अगर आपने थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा है तो। 10 इलेक्ट्रोड यूज होते हैं, तो आंसर C आएगा। 12 लीड ईसीजी में 10 इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होते हैं बच्चों। अब मैं थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ क्योंकि लंबा हो गया वीडियो। क्रिटिकल केयर नर्स हैं साहब, कौन से इलेक्ट्रोड आते हैं? 3 इलेक्ट्रोड वाले में। तो ये भी मैंने आपको सीधे सीधे बताया था। 3 इलेक्ट्रोड में कौन कौन से हटा दिए थे? सेंट्रल इलेक्ट्रोड हटा दिया था और राइट लेग वाला जो न्यूट्रल वाला था हटा दिया था। रखे कौन कौन से थे? राइट आर्म रखा था, लेफ्ट आर्म रखा था और लेफ्ट लेग रखा हुआ था। तो पूछा कौन सा नहीं है, तो आंसर आएगा आपका सेंट्रल इलेक्ट्रोड, क्योंकि इसको हटा दिया था। राइट आर्म लगा था, लेफ्ट आर्म लगा था, लेफ्ट लेग भी लगा हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा C।
सेंट्रल इलेक्ट्रोड इसमें नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5, बाइपोलर लीड, ये भी थ्योरी का क्वेश्चन है, मशीन देख करके आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आंसर इसका फर्स्ट यानी कि ए है। सेकंड लीड, जो 12 लीड मैंने बताई है ना आपको, 12 लीड, उसमें सबसे पहले मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बोल रहा हूँ उन तीनों को बोलते हैं बच्चों बाइपोलर लीड। एम्स वाले ऐसे सवाल लेके आते हैं, अगर थोड़ा सा डिटेल में जाना होगा पूछेंगे वो वही चीज़ें जो आपके काम की हैं या जिनसे आप डील करते हो। भाई ईसीजी आपको निकालनी होती है, आपको पता होना चाहिए कि लीड की पोजीशन क्या है, कैसे कैसे है। तो जब इतना पता है तो वो ये भी पूछ लेते हैं कि तो 12 लीड में कौन कौन सी होती है, प्रीकॉर्डियल लीड कौन कौन सी हैं, बाइपोलर लीड कौन कौन सी है और ऑगमेंटेड लीड कौन कौन सी है। तो वीडियो को आप दोबारा देख करके नोट्स बना लेना, मैं अभी लिखवा नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप कर लूँ, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप बस सुन लें और उसको बाद में अपने नोट्स बना सकते हैं। बाइपोलर लीड 3 होती हैं, जो 12 लीड ईसीजी है उसमें से 3 लीड होती हैं वो बाइपोलर होती हैं, 3 लीड होती हैं वो ऑगमेंटेड लीड्स होती हैं, और जो 6 लीड होती हैं वो प्रीकॉर्डियल लीड्स या चेस्ट लीड होती हैं। तो बाइपोलर वाली होती है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो लीड है वो बाइपोलर है। एवीआर, एवीएल और एवीएफ वो है वो ऑगमेंटेड लीड्स हैं। ऑगमेंटेड का ए, जो ए है ना एवीआर में, उस ए का मीनिंग असल में ऑगमेंटेड होता है। ऑगमेंटेड मतलब एनहांस किया हुआ, बढ़ाया हुआ, ऑगमेंटेड। जो V1 से लेकर के V6 तक होती हैं वो होती हैं बच्चों प्रीकॉर्डियल या फिर चेस्ट लीड, जिनको सेंट्रल लीड भी बोलते हैं। और इनकी नंबरिंग कभी कभी हम V1 V2 की बजाय C1 C2 C3 C4 C5 C6 ऐसे भी करते हैं। अपन ने जो वीडियो देखा था उसमें C1 C2 C3 C4 C5 C6 लिखा हुआ था, राइट। तो काफ़ी लंबी क्लास हो गई है, जल्दी करते करते भी। ये क्लास का पर्पज सिर्फ आपको ये समझाना था कि सिर्फ रटकर, क्वेश्चन आंसर को रटकर आप नॉर्सेट को क्रैक नहीं कर सकते बच्चों। इस बात को आपको समझना होगा। दिल्ली एम्स में, कंबाइंड एम्स में राजस्थान के बच्चों की जो बुरी हालत हुई है उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जा रही है उसको हम या तो पढ़ नहीं रहे हैं, या जो पढ़ रहे हैं वो नहीं है जो हमें पढ़ना चाहिए, जिस पर हमें फोकस करना चाहिए। दिल्ली के बच्चे सेलेक्ट इसलिए हो रहे हैं, साउथ इंडियन बच्चे सेलेक्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। हॉस्पिटल में जॉब करने के साथ साथ उन्होंने चीज़ों को समझा है कि साहब ये चीज़ थ्योरी इसकी क्या है और इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप जो पुराने 10 साल पहले के ढर्रे पर चल रहे हैं वही नोट्स आज भी दे रहे हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि अगर नॉर्सेट को गंभीरता से लेते हो तो अपने को तरीका बदलना पड़ेगा। नए सवाल और वो सवाल जो वास्तव में पूछे जा सकते हैं उन पर फोकस करना पड़ेगा, और वो आपको केवल वो आदमी बता सकता है जो उस फील्ड में काम कर रहा हो, क्योंकि आपको भी नौकरी लगते ही काम करना है, थ्योरी की क्लास नहीं लेनी है। तो क्योंकि मैं क्रिटिकल केयर में काम करता हूँ, क्योंकि मैं ओटी में काम करता हूँ, इमरजेंसी में काम करता हूँ, इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंटली आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये मैं आज से नहीं 4 साल पहले से बता रहा हूँ। 4 साल पहले स्थिति ये थी कि जब मैं CPR और ACLS BLS पढ़ाने लगता था ना, तो बच्चों की रिएक्शन आती थी, सर ये क्या पढ़ा रहे हो, हमने तो कभी पढ़ाई नहीं है, ये तो नर्सिंग के लिए क्या काम का है। लेकिन अब वो बच्चे इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं। तो आप भी जरूरी नहीं है कि पहले वो गलती करो कि नहीं समझो उसके बाद में समझो, आप थोड़े से स्मार्ट बनो और आप इस बात को पहले ही जान लो कि साहब अब अगर नॉर्सेट के एग्ज़ाम की हमें तैयारी करनी है तो उसी पैटर्न पर करनी होगी जो कि आज की तारीख में कामयाब है। तो गाइस वापस से शायद मेरी बड़ी फ़ोटो आपको दिखने लग गई होगी, बोर्ड दिखने लग गया होगा। तो ये था अपना ईसीजी का एक बेसिक आइडिया। ईसीजी तो मैंने बस टॉपिक लिया था क्योंकि मैं अभी जो रेगुलर बच्चे जो ऑनलाइन टारगेट नॉर्सेट 2021 में पढ़ रहे हैं उनको ईसीजी पढ़ा रहा था, तो मुझे लगा कि आपको बस ये बता दिया जाए कि आप की अप्रोच जो है एग्ज़ाम की तैयारी की वो क्या होनी चाहिए थी, क्या होनी चाहिए, इनफैक्ट अभी तो एग्ज़ाम आना बाकी है, और किस तरह से आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हो। अगर आपको यकीन नहीं है तो आपको अपने साथी जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं ना, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे जोधपुर में हो, भोपाल में हो, रायपुर में हो, इवन जो अभी रायबरेली में अपने बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं, आप उनसे बात करो कि बस, या आपके कलीग अगर दोस्त हैं तो कि आपने किस तरह से तैयारी करी थी और क्या पैटर्न आपने फॉलो किया था, तो आपको आइडिया लगेगा कि साहब वास्तव में कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं नए वीडियोस, छोटे छोटे वीडियोस, छोटे छोटे टॉपिक पर आपके लिए लेकर के आऊँ और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करूँ, और एटलीस्ट
आप ज़रूरी नहीं है कि मेरा कोर्स ही खरीदें या आप उस पैकेज को लें। अगर आप एटलीस्ट घर पे भी तैयारी करते हो तो आपको एक सही गाइडेंस मिलता रहे कि आपको क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, किस चीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक बात जो आज मैंने आपको बता दी उसको ज़रूर गांठ बांध लेना, एनक्लेक्स अगर आप सॉल्व कर रहे हो, एनक्लेक्स की आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, एनक्लेक्स की कमांड अगर आप अच्छी करना चाहते हो, तो उसके क्वेश्चन और आंसर की बजाय उनके रेशनल पर फोकस करना और रेशनल को ही समझने की कोशिश करना कि रेशनल क्या कहता है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।